अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो नफ्सियात का एक टॉपिक है और इंसान की ज़िंदगी में जज़्बात, एहसासात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि इंसान जज़्बात का जब इज़हार करता है तो कोई भी जज़्बा खूबसूरत बन जाता है और अल्फ़ाज़ जो हैं वो जब आपके जज़्बात का रूप धारते हैं तो यकीनन आपकी तमाम फीलिंग्स जो हैं उनके ज़रिए बयान की जाती हैं, एक्सप्रेस हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं और ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है कि जिसकी वजह से इंसान अपने ही जज़्बात को अच्छे तौर पे बयान नहीं कर पाता या यूँ कह लीजिए कि वो बता ही नहीं पाता। इसीलिए हम इसको कहते हैं इमोशनल ब्लाइंडनेस। आम लफ्ज़ों में से इमोशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यानी अपने जज़्बात की पहचान ना होना। आप नहीं बता सकते कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं या आपके साथ क्या बीत रही है। तो ये एक बड़ी अजीब-सी और बड़ी तकलीफ़देह सी कंडीशन होती है और इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात की जाए तो एलेक्सिथीमिया कहते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर समीना साइमी। बहुत शुक्रिया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप हमारे साथ हैं और आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर समीना साइमी प्रिंसिपल हैं होम्योपैथिक कॉलेज की। अरसा 30 साल से जो है इनका एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक नॉलेज में और साथ ही साथ एमएससी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी हैं, यानी यूँ कह लीजिए कि नफ्सियात के ऊपर भी इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है। तो बात करेंगे डॉक्टर समीना से। जी डॉक्टर समीना, जी जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि इमोशनल ब्लाइंडनेस के हवाले से। तो ये एलेक्सिथीमिया या ये इमोशनल ब्लाइंडनेस क्या ये कोई बीमारी है या यूँ है कि ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट है? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे याद रखा। हुँ, हुँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ बैठ के बहुत सारी मेमोरीज आई और बड़ा अच्छा टॉपिक रखा आपने, हमेशा की तरह। एलेक्सिथीमिया यानी कि इमोशनली ब्लाइंडनेस। एग्ज़ैक्टली। इंसान के अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं। जब वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है देन ही रिलेशन आगे चलता है, देन ही चीज़ें आगे चलती हैं। सही। और जब आप अपने इमोशंस को अंदर रखे हुए हो, आपके पास वर्ड्स नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस कर सको, हुँ, हुँ। तो वो आपको एक मेंटली ट्रॉमा देता है। वो मेंटली ट्रॉमा जो है, मेंटली डिसऑर्डर जो है, वो बदलता जाता है फिजिकल कंप्लेंट्स में। तो सही। अगर कहें तो ये मेंटली डिसऑर्डर है, हुँ, हुँ। ये है और ये पाया जाता है। बिल्कुल। और ये आपने इतना अच्छा टॉपिक ढूंढा है जिसको डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है हुँ, हुँ। कि ये एक बीमारी है, ये एग्ज़ैक्टली। मेंटली डिसऑर्डर है, इसका इलाज किया जा सकता है। वो लोग कहते हैं जी ये तो है ही बदमिजाज, हुँ। इसको पता ही नहीं है कि कैसे रिएक्शन देना है, कहाँ पे क्या बात करनी है, कहाँ पे क्या बात नहीं करनी, इसको तो सेंस ही नहीं है। बुरा समझ लिया बुरा जाता है समझ उसको। लिया कर जाता है। और जो इसकी सेकंड स्टेज में आ जाते हैं कि बिल्कुल ही कट जाते हैं दुनिया हुँ, से, हुँ। तो उनको मेंटल भी कर देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं भी ये तो पागल हो गया, ये दुनिया वालों के साथ चलने के काबिल है ही नहीं। तो ये एक मेंटली डिसऑर्डर है जो ट्रीटेबल है। ठीक हो इसको गया। जानना, इसको समझना, इसकी अवेयरनेस देने के लिए ही डॉक्टर साहिबा ने आज ये टॉपिक रखा है बिल्कुल। कि हमारे घरों में स्पेशली बच्चे और खवातीन ख़वातीन और भी मेल भी बहुत। और मेल, मैं इस पे जो है बात भी करूँगी कि हम्म, मेल्स में बल्कि जो है ना ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। बिल्कुल क्या है कि मेल्स जो हैं चूँकि अपने जज़्बात का इज़हार ज़्यादा नहीं नहीं करते कर हैं। पाते। उनको जब उनकी ग्रूमिंग होती है उनको हाँ, सिखाया जाता है कि भैया आप तो आदमी हो, यू आर आपने तो मैन। रोना नहीं है, हाँ, यस। आपको तो ये चीज़ है, आपने तो ब्रेव रहना है, हाँ, ये आप कर रहे हो इस तरह से। हाँ, ये इस तरह का जब बिहेवियर दिखाया जाता है तो क्या होता है कि उसके जो जज़्बात होते हैं वो अंदर ही अंदर सप्रेस कर जाते हैं सप्रेस कर और जाते वो हैं। जो एक एबिलिटी होती है कि अपने इमोशन को वर्ड्स देना, वो चीज़ जो है ना रुक जाती है। रुक जाती है। तो ये चीज़ मर्दों में ना बिल्कुल है। ज़्यादा देखा गया देखा है। जाए, देखिए फीमेल का जो ऊपर जो हो रहा है ना, ये हमें हुँ, नजर आ रहा है। सही। मर्द के ऊपर ये जो मेंटली टॉर्चर मैं कहूंगी हो रहा है कि उसको अगर कोई बहुत ही प्यारे की डेथ हो गई है या उसको बिजनेस में लॉस हो गया, वो बेचारा रो उसको भी नहीं रोना सकता है। नहीं है, इजाजत नहीं है रोने की। उसको इजाजत नहीं है कि वो किसी से अपनी सिंपैथी के लिए चार वर्ड कह दे वो उसको। अगर इस तरह से बयान करना शुरू करता है तो कंसीडर कर लिया जाता है कि इसका तो फीमेल लाइक हाँ अंदाज़ है। हाँ, बिल्कुल। वो भाई तुम क्या ये औरतों की तरह रो रहे हो भाई, एग्ज़ैक्टली तुम क्या ये औरतों की तरह, कोई मर्द बनो भाई, ये मर्द बनो। बात। अब वो मर्द बनने में उसके दिमाग पे क्या क्या बीतती हैं, हुँ, हुँ। ये वही जानता है। ठीक।
तो नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर समीना ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीबन टॉपिक को पूरी तरह से ही टच दिया है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इमोशनल ब्लाइंडनेस है या एलेक्सीथीमिया है, न्यूरोसाइंस लिटरेचर के मुताबिक इमोशनल अवेयरनेस और उसके साथ ही साथ आपकी फीलिंग का जज ना कर पाना कि आप क्या फील कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई ना कर पाना, एक्चुअली यही चीज़ है एलेक्सीथीमिया। और इनको जब इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो पाती और इन ब्रेन का जो कनेक्टिविटी है आपके वर्ड्स के साथ नहीं बनती और सेंसेस काम नहीं करती, तो क्या होता है कि आप इस काबिल नहीं होते कि अपने अल्फाज को बयान कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ जज्बात का ना होना नहीं है, ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो है काफ़ी यानी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जैसे आपने बताया, क्योंकि जैसे माशरे में हम निकलते हैं और अपनी बात को बयान करना जो है वही चीज़ जो है जब तक हम नहीं कर पाते, यानी कितनी, मैं समझती हूँ कितनी तकलीफ दे बात है कि एक शख्स को यही नहीं पता कि वो क्या फील कर रहा है, वो कैसे बताए। हाँ। पेशेंट्स आके कहते हैं ना, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता चल रहा मैं खुश हूँ कि गमज़दा हूँ, हाँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किस कंडीशन में हूँ। सही, बिल्कुल। तो ये बहुत एक तकलीफ दे प्रोसेस है, तकलीफ दे बात है, और बल्कि इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी इसी हवाले से आप बात करें कि जिस तरह से इस तरह का पेशेंट अगर आता है तो वो ये नहीं बता पाता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा मेरे हाथों से पसीना छूट रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही है और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, और इस तरह की मेरे स्टमक में भी कुछ महसूस हो रही है, अपसेट सा हो रहा है। अब उसको नहीं पता चल रहा शायद मेरे स्टमक की खराबी है, क्या है एक्चुअली, क्या वो इमोशनल स्ट्रेस का शिकार है या फिर उसको पैनिक अटैक आया हुआ है, मगर वो ये नहीं बता पाएगा कभी कि मुझे क्या हो रहा है। तो ये इस किस्म की कम्प्लेक्सी जो है ना सिम्टम होती है, क्या वाकई ही ऐसा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो नहीं अपना बता पाता तकलीफ को भी। जो यंगस्टर टीन एजर बच्चियां है ना, वो अक्सर क्या कंप्लेन लेके आती हैं, हार्ट बीट बहुत है, हार्ट बीट रैपिड बहुत ज्यादा, पैनिक अटैक में आती हैं, वो कहती हैं जी बहुत ज्यादा हार्ट बीट है, दिल घबरा रहा है, बेटा कोई टेंशन है? नहीं। कुछ हुआ है? नहीं। पेट में दर्द है बहुत, स्वेटिंग हो रही है। जब उनके मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, एवरीथिंग इज ओके, अल्ट्रासाउंड की जाती है, सब ठीक है, टेम्परेचर लिया जाता है, सब ठीक है। होता क्या है कि टीन एजर जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत कुछ चेंजिंग आ रही होती है, लाइफ को नया नया देख रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें उनके अंदर हो रही होती हैं, तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अब वो क्या हो रहा है कि वो ट्रॉमा क्रिएट, प्रेशर क्रिएट होता उसका सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं। अपने पेरेंट्स को आके कहेंगे जी देखें। और एक और भी मेरे पास एक केस आया कि वो बच्ची थी, उसको वो कहती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, एक बंदा है, कोई एक इंसान है, अच्छा। मुझे उसने इस तरह की शर्ट पहनी हुई है, इस तरह का उसका रेड शर्ट है, पूरा मुझे उसने बताया ना, और मैं जहाँ जाती हूँ वो आगे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा। अब क्या था, जब पूरी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उनके घर में उनके जो पेरेंट्स थे उनकी आपस में बहुत नाचाकी थी, वो हर वक्त इस डिप्रेशन के रहती थी कि कुछ हो जाएगा, अभी ये लड़ पड़ेंगे, अभी कुछ हो जाएगा। उन दोनों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो ये वाली सिम्टम्स बताती थी, देखें जरा कि मुझे ये है। वो फिर क्या करते थे, लेके वो बाबों के पास जा रहे हैं, तवीज़ हो रहे हैं, इसको जिन नजर आ रहे हैं, इसको चीजें हैं, इसको साया हो गया। एक्चुअल में ये कोई चीजें नहीं है, कोई साया नहीं है, मेंटली डिसऑर्डर है जिसमें इंसान बेबस होता है अपने जज्बात को समझने में। उसको खुद ही नहीं समझ आ रही होती कि मुझे अंदर से कुछ टूटा हुआ है, कुछ हो रहा है, ये क्या है, ये खुशी का एहसास है, ये गम का है, ये मैंने कैसे बोलना है, मैंने कैसे बताना है, जबकि वो एक नॉर्मल पर्सन होता है, जबकि वो एक नॉर्मल पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो कोई पागल है या उसको पता नहीं चल रहा, इमोशंस होते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ फिर ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या हर खामोश और कम जज्बाती इंसान जो होता है, क्या वाकई वो एलेक्सीथीमिया का पेशेंट होता है? नहीं डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें, जो खामोश तबाह लोग हैं, क्योंकि खामोश तबाह भी तो होते हैं, लेकिन जो खामोश तबाह लोग हैं वो गुड लिसनर होते हैं। सही। वो चुप करके आपकी बात सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको आंसर देते हैं। उनके पास आंसर देने के लिए वर्ड्स हैं। ये डिफरेंट पर्सनैलिटी है कि उसका मिजाज ऐसा है, वो कम बोलता है। अब ये जो एलेक्सीथीमिया के जो पेशेंट हैं, ये बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं, वो भी खामोश, वो भी महफिल में दो बंदे बैठे हुए हैं, दोनों खामोश हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा एलेक्सीथीमिया का कौन सा है और खामोश तबाह कौन सा है? अब जब किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपकी बात को पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद आपको आंसर दे रहा है, और उसके एक्सप्रेशंस उसके फेस पे आ रहे हैं कि वो हंस रहा है तो थोड़ा सा, रो रहा है तो थोड़ा सा, एक्सप्रेशंस दे रहा है। और 1% है
वो उसको फील तो सब हो रहा है लेकिन वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, ब्लाइंड बैठा हुआ है। कोई अगर हंसने की बात हुई है, किसी ने कोई जोक सुनाया है तो वो हंस नहीं पाएगा, वो चाहता है हंसना, बिल्कुल वो चाहता है खिलखिला के कहका लगाए जैसे सब लगा रहे हैं, लेकिन वो लगा नहीं पाता। सही। क्योंकि उसको पता नहीं है अपने इमोशंस, ब्लाइंडनेस इसीलिए कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंस कि है, मैं इस वक्त क्या फील मैं क्या फील कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंस है खामोश तबा लोग और ये। बिल्कुल ठीक है, वो खामोश तबा पर्सनालिटी लोग किसी टाइम पे जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपने जो जज्बात हैं, उनको अल्फाज का रंग दे देते हैं, लेकिन ये नहीं दे पाते के लोग चाह के नहीं दे पाते। अच्छा, फिर अगर ऐसे पेशेंट को डॉक्टर साहिबा गुस्सा चढ़ता है तो फिर गुस्सा जब आ जाता है तो वो फिर उसको ये भी नहीं पता चलता कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब देखिए ना कितनी मजे की बात है, हम नॉर्मल इंसान को जब गुस्सा आता है वो ऊंची ऊंची बोल के, अब मुझे गुस्सा आए तो वो तो पता चल जाता है गुस्सा आया है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, हम लोग यहाँ तो रूडली थोड़ा बोल लेंगे, सही, थोड़ा ऊंचा बोल लेंगे, ज्यादा से ठंडा पानी पी लेंगे, सही, ठीक है, या किसी पे निकाल देंगे, बात कर जाएंगे वहां से, कुछ ना कुछ कर देंगे। अब एलेक्जिथीमिया का जो पेशेंट है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो ये सब करना चाहता है कि वो भी किसी का सर फाड़ दे, वो भी इजहार करे, लेकिन वो कर नहीं कैसे पाता। तो वो फिर बेचारा यही करता है कि उठ के पानी पी लेता है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर देखें, जिस वक्त हमने गुस्से का इजहार किया तो तोड़ फोड़ सामने वालों के सामने हुई, सही, शीशा तोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, कुछ नुकसान वो हुआ जो आपको नजर आ रहा है। और जब एलेक्जिथीमिया ने अपना इजहार नहीं किया, उसका नुकसान उसके अंदर हुआ। और वो वाला नुकसान आपकी कोई अल्ट्रासाउंड मशीन, कोई सीटी स्कैन, कोई MRI, कोई टेस्ट नहीं डिटेक्ट कर सकता कि जो उसके अंदर टूट फूट हुई है, और वही कॉज बनती है उसकी बीमारी को क्रॉनिक करने में और उसको मजीद बीमार करने में। बहुत ही बेहतरीन बात आपने जो है पॉइंट आउट किया कि उसके वो तमाम टूट फूट जो अंदर हुई होती है पेशेंट के, वो जो है फिजिकल सिम्टम्स का जो है वो रूप धारती है। वो चाहे कभी स्ट्रेस की सूरत में, कभी डिप्रेशन की सूरत में सामने आएगा, पहले एंजाइटी में जाएगा एंजाइटी, बिल्कुल वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको फिर मेंटली ट्रॉमा हो जाएगी, वो फिर बिल्कुल अपनी जो उसकी सोशल एक्टिविटीज हैं, सोशल बाइकॉट में आ जाता है, सोशल बाइकॉट में आ जाता है। सही, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब जैसे ये है कि आपने कहा कि नुकसान होता है बिल्कुल, क्योंकि अंदर टूट फूट हो जाती है, तो डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा ना कि क्या नुकसान होता है, क्या क्या नुकसानात होते हैं? मैं ये चाहूंगी इन पे थोड़ा सा ना, जज्बात का ना पता चले तो उसके क्या नुकसानात हैं? अब देखें, सबसे पहले आप अपना जो आपका रिलेशन है, आपका अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सही, तो थोड़े ही अरसे में आपके हस्बैंड आपको पागल करार दे देंगे। आपके ससुराल वाले कहेंगे एक ब्याह के लेके आए, पागल निकल आई है। सही, जब सब हंसते हैं तो वो हंसती नहीं है, जब सब रोते हैं तो रोती नहीं है, वो किसी डेथ में जाएगी तो कहेंगे देखो इसको, बड़े रियलिस्टिक बात आप कर रही हैं, ऐसा है माशरे में। वो कहते हैं जी ऐसी कोई औरत ब्याह के ले आए हैं, उसकी फलां की फोतगी में गए, वो उसने तो एक कतरा आंसू नहीं बहाया। भाई वो बीमार थी, उसका ये था कि वो अपना इमोशंस को नहीं निकाल सकती है, तो इसके नुकसानात हैं। सबसे पहले आपका रिलेशन खराब होता है, रिलेशन खराब होता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशन है तो वो खराब हो जाएगा, आपके हस्बैंड आपसे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। आपका मदर और चाइल्ड रिलेशन है तो बच्चे भी कहेंगे कि मेरी कामयाबी में मेरी माँ या मेरा बाप बहुत ज्यादा चाहिए होती है, बच्चों को तो इमोशंस बहुत ही ज्यादा चाहिए। आपकी फ्रेंड्स का हल्का हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे ये क्या, तो आपकी जो आपके रिलेशंस है ना, सबसे पहला असर इसका वो डिस्टर्ब होता है, वो किसी के साथ भी हो। और अगर रिलेशन खराब होते हैं तो आप समझे आपकी लाइफ ही खराब है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग है, आपका कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस में अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो पार्टनर होगा वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपसे फेड अप हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही और बात है। आपका क्या नुकसान होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे आ जाएगा। आप कहोगे भाई मैं क्या इंसान हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, मैं तो नाकाम इंसान हूँ। और फिर लास्ट में लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ चले जाते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि उनसे हो ही कुछ नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे? जब वो अपनी प्रोग्रेस जो देना चाह रहे हैं वो दे ही नहीं, वो प्रोग्रेस दे ही नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर उसके जो नताइज हैं वो इंतहाई खतरनाक निकल आते हैं।
और बिल्कुल सही बात, जैसे कि इंसान के बारे में कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इंसान को एक सोशली जो है इंटरेक्शन चाहिए होती है, एक दूसरे के साथ मिल बैठना होता है, बातचीत करनी होती है, एक्सप्रेस करना होता है अपने अल्फाज को। लेकिन जब नहीं इंसान कर पाता तो क्या होता है कि फिर वो ऐसा बंदा जो है वो तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि उसको तो हर कोई जो है ना वो साइड पे कर देता है, फिर इसको तो रहने ही दो, और जब ये क्रॉनिक, हाँ जी, जब ये क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है ना, फिर आप डिक्लेयर कर देते हो कि वो मेंटली डिसऑर्डर है, ही शी इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने के वो लड़की लड़का काबिल ही नहीं है, उसको आप किसी चीज में कंसीडर ही नहीं करते हो। जब आपका फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है, आपको ऑनर दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, तो आपको खुशी होती है, भी मुझे कुछ कहा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे वैल्यू दी जा रही है। और जब आपको अपने ज़िंदगी के मामलात में वैल्यू ना दी जा रही हो, आपसे पूछा ना जा रहा हो, आपको काट के साइड पे रख दिया जा रहा हो, तो आपका इमोशनली डैमेज होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा, आपकी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पर्सनैलिटी सारी। सही, काफ़ी नुकसान आते हैं इसके, बिल्कुल। और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इंसान के जो रिश्ते नाते हैं वो बहुत मुतासर होते हैं। वो चूंकि रिश्ते नातों का एक मुख्तसर हमने अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन ये है कि ये ऑलराउंडर बात है कि आप देखें कहीं भी जाएं, रिश्ते नाते जो है सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, बच्चों का नहीं है, बल्कि ये कि आप अगर टीचर हैं तो वहाँ पर भी आप जो है वो बच्चे कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे आपके स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर आप कोलीग्स के साथ हैं, अब अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपका पेशेंट कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर एक ये डॉक्टर है कोई और उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो कभी उसके पेशेंट ने, हम ये समझते हैं, हमें भी ये पढ़ाया गया था, पेशेंट जब आपके पास से उठ के जाए तो आधा ठीक हो, बिल्कुल सही बात। अगर वो आधा ठीक नहीं होगा तो वो फिर पूरा भी ठीक नहीं होगा। और अगर डॉक्टर एलेक्सीमिया का जो शिकार है, एलेक्सीथीमिया का, तो वो कैसे बताएगा भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ऐसे ठीक होगा? तो ये काफी डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि आखिर अगर ये एक प्रॉब्लम है तो इसका कोई टेस्ट या इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? देखिए, जब आप अपने पार्टनर, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में कोई ऐसा पेशेंट देखें जो नॉर्मल इंसानों से हट के है, कॉन्टिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करें कि वो कोई भी आपको एक्सप्रेशंस नहीं देता, कोई वर्ड्स नहीं यूज़ करता, तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास उसको लेके जाएं, उसकी काउंसलिंग कराएं, उसकी साइकोथेरेपी करवाएं। जब एक साइकोलॉजिस्ट एक 1-to-1 होता है किसी पेशेंट के साथ, वैसे तो हम होम्योपैथ भी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमने सारी उनकी हिस्ट्री लेनी होती है। 80% यही काम है हमारा कि आपने उनकी हिस्ट्री लेनी है, सब बातें तो हम करते ही रहते हैं। तो वही इसका एनालिसिस है, वहीं से पता चलता है कि ये पेशेंट को इस स्टेज का इस वक्त डिजीज हो रही है, इसको रिकवर करने के लिए इसको काउंसलिंग के इतने सेशंस की जरूरत है। ठीक हो गया, यानी क्लिनिकल असेसमेंट जो है, क्लिनिकल असेसमेंट हमें पता चल जाता है, असेसमेंट से ही हम असेस करते हैं। इसी तरह वैलिडेशन क्यूरीज होती हैं कि हम क्यूरीज कुछ इस किस्म की करते हैं, इस तरह की क्यूरीज जिससे हमें पता चल रहा होता है कि इससे ये क्वेश्चन करेंगे, ये आंसर आएगा, तो ये इस लेवल पे है। और एक चीज जो है हम वो देखते हैं कि टेस्ट 20 जिसे कहा जाता है, ये एक वो इंस्ट्रूमेंटल जो है वो टेक्निक होती है कि जिसके जरिए डायग्नोज किया जाता है। ठीक हो गया। मेडिकल कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं है, मेडिकली नहीं है, ये टेस्ट 20 जिसे टोरेंटो एलेक्सीथीमिया स्केल कहा जाता है, इसके जरिए हम डायग्नोज कर सकते हैं। स्कोर कहा जाता है कि इसके जरिए जो है बहुत सारे जो है, यानी सीबीटी से हटकर इसको जब यूज किया गया तो इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट सामने आए। अच्छा, अभी ये चीज़ अगर डायग्नोज हो जाती है तो एक तो ये बात है कि इसके बारे में, ये जो पेशेंट होता है, क्या ये लोगों के अल्फाज सिर्फ सुनता है और इमोशंस नहीं? ऐसा नहीं है। ये लोगों के अल्फाज सुनता है, इनके इमोशंस को भी सुनता है और फील भी करता है, जस्ट उसको रिएक्ट कर नहीं पाता, करना चाहता है। इमोशंस उसके अंदर पूरे हैं, ठीक है, वो एक लास्ट स्टेज पे जाके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली पेशेंट्स में इमोशंस पूरे हैं, वो आपकी हर चीज को फील कर रहा है, फीडबैक देना चाह रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा होता, बोल नहीं सक रहा, वर्ड्स नहीं है उसके पास अल्फाज। जैसे वो आपने एक फिल्म देखी होगी
तारे जमीन पे। बहुत बच्चा छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर साहिबा। हमारे ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो नाजरीन हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, और आज हम बात कर रहे हैं जज्बात का ना होना या उनकी पहचान का ना होना, इमोशनल ब्लाइंडनेस पे बात हो रही है, एलेक्सीथीमिया पे बात हो रही है जी। तो डॉक्टर समीना, आप हमें बता रही थी कुछ तारे जमीन का जिक्र कर रही थी आप। एक मूवी आपने देखी होगी तारे जमीन पे। वैसे तो वो मूवी में एलेक्सीथीमिया का पेशेंट नहीं था, लेकिन सिम्टम्स आ रही थी कि वो बच्चा जब कोई वर्ड देखता है ना तो वो वर्ड्स उसके आगे उड़ने लगते हैं। ठीक है, उससे वो लिखा नहीं जा रहा होता, उससे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा होता कि ये कौन सा वर्ड है। सेम ऐसे ही ये जो एलेक्सीथीमिया के पेशेंट्स हैं, इनके इमोशंस उड़ रहे होते हैं। सही, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रही होती एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि ये क्या है भाई, क्या मुझे हो क्या रहा है। जब एलेक्सीथीमिया आपकी मेंटली सिम्टम से फिजिकल सिम्टम की तरफ आता है तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मुझे हो क्या रहा है। वो कहते हैं ना, मैं रोऊं के हंसूं, करूं मैं क्या करूं। तो ये वो वाली कंडीशन है कि पेशेंट जज नहीं कर पा रहा होता अपने इमोशंस को, वर्ड्स नहीं मिल रहे होते बयान करने के लिए। वो इनका हिसाब होता है कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा शेर याद कराया है। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, वो इजहार ही मुश्किल मजबूर है उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल जी, ये शेर आज की इस टॉपिक पे उतर आया। अच्छा डॉक्टर साहबा, डॉक्टर समीना, होम्योपैथी इस सिलसिले में क्या कहती है, इसका क्या रोल है? क्या इस तरह का पर्सन जो है उसे हम डील करते हैं वो वाकई क्योर हो सकता है या नहीं? वो बोलने लगेगा, वो उसके अल्फाज आने लगेंगे या नहीं? जी डॉक्टर साहबा, हमारी होम्योपैथिक तो फिर दी ग्रेट है। होम्योपैथिक में मायूसी, देखें जब ये पेशेंट आता है उसको मायूसी आ जाती है ना, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लूज हो जाता है उसका, थक गया ना वो अपनी सारी सिचुएशन से। तो होम्योपैथिक बहुत अच्छा ये सिम्टम्स पे है। आपको पता है वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, वेरी करता है सिम्टम्स पे, कि डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम पे देंगे। पेशेंट की नींद बहुत खराब है, ख्यालात उठते रहते हैं, एक दफा उठ जाता है सो नहीं पाता, पैसिफ्लोरा देंगे। इंतहाई किस्म की उसको मायूसी है, ऑरोमेट देंगे। उसको कोई धचका लगा हुआ है जो ट्रॉमा है, इग्नेशिया देंगे। ट्रॉमा पे मुझे बात याद आई, हमारे जो घरों के डॉक्टर साहब माहौल है ना, जिसमें माँ बाप लड़ते बच्चे देखते हुए बड़े होते हैं, बहुत असर होता है। तो आप यकीन करें बच्चों की शख्सियत मजरू हो जाती है और बच्चों में ये डिजीज पैदा हो जाती है। जो मेंटली ट्रॉमाज उन्हें अपने घर से मिलता है। अगर बच्चों में, मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा कि बहुत से बच्चों को ट्रॉमा मिला हुआ था उनके स्कूल में, उनके स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव, टीचर्स का एक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना और एक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना करना, या उसको उसके जो जज्बात है उसको तजलील करना। बिल्कुल, आपने जैसे इमोशन की बात की, तो इमोशनल कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये क्रिएट कर देती है इस चीज़ को, ये इस चीज़ को पैदा करती है, कॉज करती है, तो बुरे हालात होने लग जाते हैं। उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है, हार्ट बीट का बहुत कहेगा, डिजिटल्स देंगे। अगर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा रहा है, क्रैटिगस देंगे। ठीक है, इस तरह हमारे नेट्रोम्योर बहुत ज्यादा पसीने हार्ट बीट के साथ आ रहा है पेशेंट, तो नेट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि अंदर वो सारे जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वो जमा हुए हैं और उन्होंने उथल पथल मचाई हुई है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उस चीज को। तो वो जो अंदर तूफान बरपा है ना, वो सिम्टम्स ले आता है। और मैं कहूँगी होम्योपैथिक 100 टाइम बेटर है देन अदर जो भी है पैथीज के। उसमें क्या होता है, आपको जैसे आप इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर की मेडिसिन देते हो, उसमें बहुत नींद होती है, पेशेंट 2-2 दिन सोया रहता है, जिससे वो अपनी सोशल एक्टिविटी से तो वैसे ही खत्म हो जाता है, वैसे उसकी कट जाते हैं। आपका बिजनेस है, आप 2 दिन नहीं जाओगे, बिजनेस नीचे। आपका कॉलेज है, आप 2 दिन जाओगे नीचे। आप क्लिनिक 2 दिन नहीं जाओगे, उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारी होम्योपैथिक एक डोज देने के बाद पेशेंट फ्रेश फील करता है, अपनी नॉर्मल जिंदगी की ड्यूटीज को फ्रेशली वो अंजाम दे रहा होता है। लोग ये कहते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता वो फर्स्ट डोज में ही बेहतर होने लग जाता है। नाज़रीन, आप जान लें, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये जो होती है इंसान एडिक्टिव नहीं हो जाता इसका, और सिडक्शन नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि आपके नर्व्स को सूद करती है मेडिसिन, और इस तरह से आपके जब नर्व्स रिलैक्स करते हैं तो नींद का पैटर्न जो है वो नॉर्मल होने लगता है,
और इस तरह से तबीयत बेहतर हो जाती है नेचुरली। आपके सबकॉन्शियस पे बाज दफा कुछ ऐसी टेंशन्स हैं चल रही होती हैं, आप कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, पेशेंट आ कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो कोई भी मसला नहीं है, मैंने तो कोई भी परेशानी नहीं है। क्या होता है कि उनकी जो भी किसी बहन की, बेटी की, माँ का सबकॉन्शियस पे चल रहा है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं, वो सबकॉन्शियस पे चलने की वजह से आपके डैमेजेस हो रहे हैं। अब पैसिफ्लोरा ने क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस से वो जो डैमेजेस हैं पहले वो रोकने हैं, फिर वो आपके मसल्स को रिलैक्स करना है, आपके नर्व्स को रिलैक्स करना है, नेचुरल नींद आनी है जब भी आनी। बिल्कुल, इस बात से मुझे बात याद आ गई और एडिशन करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वो एक चीज चल रही है मुस्तकिल, जो है ना एक फिल्म लाइक चल रहा होता है, उनके सीन चल रहे होते हैं कि अब ये सोच दर सोच आती जा रही है और सो ही नहीं पा रहा। जाहिर है एक के बाद एक सोच आती जाएगी, कौन सो पाएगा, नहीं है सो पाता इंसान। तो कॉफी हमारी मेडिसिन बहुत जबरदस्त है ओवर थिंकिंग के लिए, ओवर थिंकिंग और ओवर टैक्सी सारा जो माइंड है। और फिर अगर यंग पर्सन्स में जैसे आपने कहा एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है, जब उसको फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाती हैं। बिल्कुल, और ग्रीफ की वजह से फिजिकल सिम्टम्स की तो एसिड फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। सही हो गया, बहुत ही बेहतरीन आपने बताया। होम्योपैथिक के हवाले से हम इसको टच देते रहेंगे। मैं चाहूँगी कि आप जैसा कि हमें बताया कि अगर कोई पेशेंट इसका हो जाता है कि एलेक्जिथीमिया है उसको, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, उसकी मैनेजमेंट के लिए साइकोथेरेपी तो है, काउंसलिंग तो है, सबसे बड़ा रोल है उसकी फैमिली का। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट, ये ऐसा नहीं है, अब फैमिली पे डिपेंड करता है, अंडरस्टैंड करे कि वो पेशेंट ठीक हो के नॉर्मल इंसान बन रहा है कि वो पेशेंट पागल हो के पागल खाने जा रहा है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है फैमिली पे। फैमिली उसको अंडरस्टैंड करे, उसकी काउंसलिंग करवाएं। डॉक्टर्स जो कहते हैं कि इस चीज का ख्याल रखें, उसके सामने इन चीजों को दोहराएं, तो वो सब थेरेपीज की जाएं, तो आप यकीन करें कि पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पेशेंट होता है एलेक्जिथीमिया का, आज बहुत से लोगों को पता चला होगा कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है, और एक न्यू टर्मिनोलॉजी हमने बताई, एक अलग सा टॉपिक। तो इसमें यह है कि मरीज क्या वाकई ही अपनी जिस्मानी जो तकालीफ है उनको ठीक से नहीं बयान कर पाता, ये जो एलेक्जिथीमिया का पेशेंट है? जी डॉक्टर साहबा, वो जो एक्चुअल उसको प्रॉब्लम है ना, वो नहीं बता पाता। वो बहाने बनाए जाएगा, पेट में दर्द है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ, मैंने इधर नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना, मैंने ये नहीं खाना, लेकिन वो एक्चुअल चीज जो उसको फील हो रही है ना, उसके लिए वो कासिर है बताने से। जैसे ये कि अगर उसे कहीं जाना, या जैसे अभी आपने कहा किसी से मिलने का है सिलसिला या कुछ ऐसा, तो वो अवॉइड करता है। उसे नहीं पता कि मैं इनसे एंग्री हूँ, नहीं पता कि मैं हर्ट हूँ इधर से, या कि मुझे गुस्सा है इन लोगों के ऊपर, ये चीज उसको नहीं पता बिल्कुल चलती। जैसे अवॉइड करने, इसमें ये अलग से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि पेशेंट अवॉइड करता है। उसमें उन्हें पता होता है भी मुझे रश से डर लग रहा है, उन्हें पता होता है भी वहां बड़ा ही गर्मी होनी, मैंने नहीं जाना। अब ये जो पेशेंट है, इसे पता ही नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, ये नहीं उसे पता कि मैंने क्यों नहीं जाना, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, ये नहीं पता। तो ये अगर आप देखें, हम बहुत से बच्चों को भी मुझे क्वेश्चन एक ज़हन में आ रहा है कि बहुत से बच्चों को भी कोई बात पूछते हैं ना हम, ये बच्चों में भी बहुत चीज में देखती हूँ कि उसमें हम पूछते हैं ना कि बेटे क्यों ऐसा आपने किया, वो नहीं पता नहीं, उसको वो ये नहीं बता सकेगा कि किस वजह से या क्या चीज उसको ठीक नहीं लगी, या किस वजह से क्या हो रहा है, वो नहीं बता सकेगा, वर्ड्स नहीं है उसके पास। और इसका इलाज डॉक्टर साहबा उसकी माँ, उसके पेरेंट्स की कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, बिल्कुल, उसको बताएं कि बेटा ऐसे करते हैं, जब ऐसा होता है तो ऐसे करते हैं, सबके साथ होता है, ऐसा होता है। अगर माँ उनकी ट्रेनिंग करेंगी, साथ साथ उनको बताएंगी कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो वो इस डिजीज का शिकार होने से पहले ही नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। आप ऐसे पेशेंट को जब डील करते हैं तो फिर आप उनको जो है ना, यानी कि पॉइंट आउट करते हैं, आप उसका फोकस उस तरफ लेके जाते हैं, उससे पूछते हैं, यानी कि उसको जो है ना पंपिंग करते हैं, हम कहते हैं कि आप ये बताओ क्या इस चीज से आप हर्ट हो, या ये चीज आपको प्रॉब्लम करती है, आपको गुस्सा आता है, जाके क्या होता है, गुस्सा आता है इस चीज से,
अच्छा, किस लिए ये होता है? हाँ। ये चीजें जब हम उनके सामने लेके आते हैं तो हाँ, किसी हद तक वो चीज उसको समझ आने समझ लगती आती है है और कि उन्हें मुझे पता क्या चलता है कहना है। भाई, हम कहते हैं ना कोई बात बुरी लगी है, मूड खराब है, पता नहीं चल रहा, मेरा मूड खराब है। हाँ, क्यों खराब है, पता क्यों? नहीं मुझे क्यों खराब ये है। पता नहीं को अब ये जो ठीक करना पता है। नहीं को ठीक करना है, उसको उसके सामने सारी बातें की जाएं। आज हाँ, फलां ने ये बात की थी, ये तो नहीं बुरा लगा। अब मैं फलां के लिए ये लाई थी, तुम्हें नहीं दी, तुम्हें ये तो बुरा नहीं लगा। यानी कि जो आपके रिसेंट हुआ है ना, उन सब में पूछें कि ये वजह तो नहीं है, ताकि वो उसको ये पता नहीं को पता करवाना है सही। कि कैसे क्यों हुआ ये सब। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन किया पहले भी, और ये फिर मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये मरीज अपनी बात का जवाब देने से कासिर होता है, यानी ये नहीं दे पाता कि मैं क्या महसूस करता हूँ। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन होता है नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है कि उसका ब्रेन जो है वो साथ ही नहीं दे रहा है उन सेंसेस के साथ के जिन्होंने वर्ड्स पे काम करना है जाके, और आपकी जुबान पे आपकी लैंग्वेज के साथ जो ताल्लुक है वो बनाना है, वो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हो जाता है मुश्किल। अब इस मसले का रोजमर्रा जिंदगी और रिश्तों पर क्या असर होता है? जी डॉक्टर साहब, हमने अभी इसको जिक्र भी किया कि जब आपका ऐसा कंडीशन है कि आप अपने ऊपर जोर डाल रहे हो, न्यूरोलॉजिकल भी उसमें आपको आ रही हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप चाह के भी वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहे हो, तो आपके डेली रूटीन के काम, आपकी स्टडी, आपके रिलेशन खराब होते हैं। बहुत से, मैं कहूँगी कोई 10% फैमिलीज ऐसी हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं, कोऑपरेट करती हैं और उसको, पेशेंट को उसमें से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगाती हैं। 90% नफ्सो नफ्सी का आलम है। हर इंसान अपने काम में इतना हुआ है कि वो कहता है ऐसे पर्सन को तो छोड़ ही दो। वो कहते हैं जी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी एक बात के लिए घंटा इसके साथ लगा दूं। ठीक है, वो तो कहते हैं छोड़ो भाई, इसको साइड पे रखो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले प्रायोरिटी दूसरे काम है। तो फिर इस तरह निगलेक्ट होते हुए जो पेशेंट्स हैं वो क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं। अच्छा, अब जैसे ये बीमारी या मसला जो भी है, तो इसको एडल्ट्स में ये सिर्फ होता है? जैसे कि अभी मैंने बात की कि मैंने तो बच्चों में भी फील किया ये चीज़ होती है, और बल्कि मैं चाहूँगी कि इस पे भी आप थोड़ी रोशनी जाएं, क्योंकि आप गायनी का काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका, तो मैं चाहूँगी इस हवाले से बताइए कि प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है किसी फीमेल के साथ कि वो इसका एसोसिएशन हो? जी बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये एडल्ट्स में है या ये एडल्ट्स में है, ये बच्चों में है, ये मेल में है, ये फीमेल में है, सभी में हो सकता ये जिसमें भी होएगा उसको तकलीफ ही देगा। जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग पे मेल की बात की कि वो भी एक बहुत ही तकलीफ दे कंडीशन से गुजरते हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है, यू आर ए मैन। सही, ठीक है, और हम कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता और ये कह के कि बेचारे को इतने के दर्द देते हैं, इतने के दर्द देते हैं कि वो बेचारा ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। और फीमेल की बात करें, अगर इस तरह की फीमेल जिसको अलैक्जेथीमिया था और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अच्छा, तो क्या उसकी प्रेगनेंसी में उसके फीटस की ग्रोथ पे इसका असर होगा कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा होगा। जिस वक्त हम पेशेंट्स आती हैं हम उन्हें बताते हैं कि जैसे ही आपके 20 वीक्स गुजरते हैं तो आपका बेबी आपकी आवाजें सुन रहा है, आपकी इमोशंस के साथ वो रिएक्शन दे रहा है। अगर एक माँ कहीं बैठ के बहुत खिलखिला के कहके लगा रही है, तो अब तो आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत ही ज्यादा उन्होंने, वो बच्चा हंस रहा होता है, बेबी पे असर हो, अगर वो माँ रो रही है तो वो बेबी एक तो रोंदू पैदा होगा, एक बुज़दिल पैदा होगा। माँ ब्रेव है तो बच्चा ब्रेव पैदा होगा। सही, सेम इसीलिए बहुत सारी प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत के सामने ना करें, बहुत रोना, मारना, झगड़ना, ऊंची बोलना, ऐसी गुड एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसको गुड एटमॉस्फेयर दिया जाए। और अब अगर कोई पेशेंट अलैक्जेथीमिया का शिकार है तो उसका इमोशंस, वो बेचारी तो बयान ही नहीं कर पा रही। सही, जब उसके पास इमोशंस नहीं है तो उसका बेबी भी ब्लाइंड इमोशंस के साथ आएगा। अब ये इसको अब आप कहें जी ये तो ब्लाइंड इमोशन वाला पैदा कर देगी बच्चा, तो नहीं, अब वो जब पैदा हो जाएगा तो अब उसके फैमिली का बारी है कि उसको बच्चे को कैसे ग्रूम करना है, उसकी कैसे ट्रेनिंग करनी है, और उसके साथ साथ उसकी माँ की भी ट्रेनिंग की जाए। अफेक्ट ज़रूर होता है अगर कोई हो जाती है प्रेग्नेंट औरत अलैक्जेथीमिया की, तो उसकी फैमिली का जो रोल है वो डबल हो जाता है, स्पेशली उसके हस्बैंड का। यानी फिर एक और बात जो हमने बातों में आपसे समझा और इस टॉपिक के हवाले से जाना कि अलैक्जेथीमिया का जो पेशेंट होता है वो बेहिस नहीं होता,
वो इमोशनली कोल्ड नहीं होता। जी जी, इमोशनल बिल्कुल बेहिस नहीं है, समझा जाता है। देखिए ना, देखिए डॉक्टर साहब, अब मैंने आपको किसी को कोई बात कही, उसको बुरी लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहिस है, वो जालिम है, लेकिन उसको बस कहना नहीं आ रहा, वो समझ रहा है। आपको ये नहीं है, आपके सामने एक पेशेंट है, वो ब्लीड कर रहा है, हम फौरन पानी दो, ये दो, वो दो, अब वो नहीं कह पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको उसका दर्द का एहसास नहीं हो रहा, उसको उसके दर्द का एहसास हो रहा है, बस उसके पास वर्ड्स नहीं है। और ये बहुत तकलीफदेह बात है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे लम्हात ऐसे होते हैं जिनमें कोई डिसीजन लेना पड़ रहा होता है, वो डिसीजन का जो टाइम होता है, उस टाइम पे हाँ या ना की जो कैफियत होती है ना, उसमें ऐसा पर्सन जो है वो बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ। और वो अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आगे बता क्या कहती हैं, डॉक्टर साहब जब लड़ाई हो रही थी वो मुझे ये कह रही थी, मुझे तो बात ही नहीं याद आई, जब लड़ाई खत्म हुई मुझे तब याद आया, मुझे तो ये कहना था, मुझे ये कहना था। दैट इज द इनिशियल स्टेज। ये एलेक्जिथीमिया की पहली स्टेज है कि जब आप जो बात कहना चाहते हैं वो आपके जहन से निकल जाती है, ठीक हो गया, और जैसे ही वो गुजरती है आपके जहन में आ जाती है। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से बात करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई इस पे। ऑटिज्म के हवाले से हम देखते हैं जी जी, और ऑटिज्म और एलेक्जिथीमिया का कोई ताल्लुक है एक तो ये, और ऑटिस्टिक मरीज जो होता है क्या वो एलेक्जिथीमिया का पेशेंट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने पूछा। शॉर्ट वर्डिंग में आपने हमें बताना है, थोड़ा सा टाइम है। ऑटिस्टिक, हाँ, ऑटिज्म, हाँ ऑटिज्म है कोई ताल्लुक इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। देखें, ऑटिज्म का पेशेंट एसोसिएट हो सकता है, ताल्लुक नहीं है। ऑटिज्म का पेशेंट के पास इमोशंस है और इजहार भी करता है, सिर्फ दुनिया से कट जाता है, लेकिन उसके पास इमोशंस है, पूरा इजहार करता है, कभी नफरत का, कभी गुस्से का, बल्कि दुनिया के साथ नहीं है, लेकिन उसके पास वर्ड्स नहीं है, वो इजहार नहीं कर सकता, एसोसिएट है लेकिन सेम नहीं है। तो ऑटिस्टिक पर्सन जो है वो एलेक्जिथीमिया का पर्सन नहीं होता। ठीक हो गया नाजरीन, ये दोनों एक अलग मर्ज हैं, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एसोसिएशन हो जाती है। इसी तरह डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो एलेक्जिथीमिया का पेशेंट नहीं होता, लेकिन कंडीशन ऐसी डेवलप कर जाती है कि वो अपने इमोशंस को सहते हुए, सप्रेशन रखते हुए, सप्रेशन से मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसे सुप्रेस इमोशंस में हमारी स्टाफी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से ग्रीफ कोई उठाया है तो इग्नेशिया, हमारा डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया, नेट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो दे के तो इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। इससे पहले कि पेशेंट जो है अपने अल्फाज को ना बयान कर सके और फिर इमोशनल विड्रॉल हो जाए, कोशिश करें कि इस पैनिक कंडीशन को समझें कि जब इंसान अपने जज्बात को भी नहीं बयान कर पाता, जो अल्फाज वो कहना चाहता है वो भी नहीं कह पाता, तो ये कितना तकलीफदेह होता है। आज का टॉपिक यही था, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।